आलमी बैंक ने पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 25.3% करार दी है, यानी 6 करोड़ से ज्यादा अफराद गुर्बत के जालिमाना शिकंजे में जकड़े हुए हैं। आलमी बैंक के मुताबिक 2018 से 2024 तक इख्तियार किया गया तरक्याती मॉडल गुर्बत ख़त्म करने में नाकाम रहा। आलमी बैंक ने यह भी वजाहत की है कि आलमी सतह पर गुर्बत की लकीर और पाकिस्तान की कौमी गुर्बत की लकीर का मुवाजना नहीं किया जा सकता। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत करीबन 45% है, ताहम पाकिस्तान इसका तखमीना 25% लगाता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत में कमी की रफ्तार तशवीशनाक तौर पर रुक गई है, जिसके बायस बरसों की मेहनत से हासिल होने वाली कामयाबियां ज़ाया हो रही हैं। 2001 में 64% गुर्बत को कम करके 2018 तक आते आते 21% तक लाया गया था। इसके बाद ये रफ्तार 1% सालाना से भी कम हो गई, लेकिन हालिया धचकों ने गुर्बत को दोबारा बढ़ा दिया है। पंजाब में 40% गरीब बसते हैं, बलोचिस्तान में 42%, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में गुर्बत की शरह बिल तरतीब 24.1 और 29.5% है। पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि वो मुश्किल से हासिल की गई गुर्बत में कमी के समरात को महफूज बनाने और ऐसे इस्लाहाती इक़दामात करे जो रोज़गार और मौक़े पैदा करें। आमदनी के बहुत बड़े हिस्से पर दौलतमंद अफराद का गलबा है। कुल आमदनी में ऊपर के 10% अफराद का हिस्सा 30% था, जो बढ़कर 41% हो गया है। अदम मुसावात में 23% इजाफा हुआ है। 2015 के बाद से गुर्बत में कमी की रफ्तार सुस्त हो गई है और 2020 के बाद उल्टे सिमत इख्तियार कर ली है, क्योंकि तरक्याती मॉडल की बुनियादें कमज़ोर थीं। कोविड, कुदरती आफात और माशी झटकों से बहुत से घराने दोबारा गुर्बत की लकीर से नीचे जा गिरे। ये मसाइल पाकिस्तान के तरक्याती मॉडल के देरीना कमजोरियों से जुड़े हैं। मालियाती खसारे, कमजोर बरामदात और महसूलात जमूदज़दा, ज़रई पैदावार और अवाम पर नाकाफी सरमायाकारी गरीब लोग तरक्की के अमल से बड़ी हद तक बाहर हैं। वो ज़्यादातर ऐसे शोबों में मौजूद हैं जिनमें मुलाजमतों का हिस्सा घटा है या उजरतें जमूद का शिकार हैं। ज़राअत में मुलाजमतों का हिस्सा कम हो रहा है। तामीरात में उजरतों में खातिर खा इजाफा नहीं हुआ। तजारत भी रोज़गार में खातिर खा इजाफा नहीं कर सकी है। मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार भी सुस्त रही है। माशी तरक्की और गुर्बत में कमी एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, इसलिए ज़्यादा जामे तब्दीली की ज़रूरत है ताकि गरीब भी तरक्की में शरीक हो सके। मुल्की सियासी निज़ाम के बायस पॉलिसी में बिगाड़ पैदा होता है। इसी बिगाड़ की वजह से अशराफियाई अवामी वसाइल और मुराद को अपने हामियों की तरफ मोड़ देते हैं। इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली का नामुकम्मल अमल मजीद मालियाती बोझ का बायस बना है। सियासी अदम इस्तेहकाम से माशी तरक्की मुतासिर हुई है। ऐसे में पाकिस्तान की तारीख ही नहीं बल्कि सियासियात का ये उसूल मौजूदा सूरत हाल को देख कर ये सवाल खड़े कर रहा है, क्या ऐसे माशी हालात की कीमत सियासत को भी अदा करना पड़ेगी? इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, रजा रूमी, ज़ैगम खान और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। अशराफियाई पॉलिसीज़ के असरात 6 करोड़ से ज़्यादा अफराद गरीब, क्या सियासत ही मईशत की बदहाली की असल मुजरिम है? ज़ैगम साहब, क्या इस अशराफियाई निज़ाम के ख़िलाफ़ जंग किए बग़ैर गुर्बत से जीता जा सकता है? गुर्बत के ख़िलाफ़ कोई जंग मुमकिन हो सकती है? इस अशराफियाई निज़ाम को बदले बग़ैर पाकिस्तान को गुर्बत से नहीं निकाला जा सकता। ये रिपोर्ट आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल इकानमी की रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट यही बता रही है कि हुकूमतों उनकी नाअहलियों की वजह से, अलीट के करतूतों की वजह से पाकिस्तान गुर्बत की दलदल में धंसता चला जा रहा है। और आगे की जो ख़तरनाक बात है, आपने एक तो बता दिया इस वक्त तक के क्या हालात हैं। आगे जो ख़तरनाक बात है कि वो कह रहे हैं कि लास्ट माइल और मुश्किल हो गया। जो गरीब गुर्बत में फंसे हुए हैं, अब उनको निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनकी पसली नहीं है, वो वल्नरेबल हैं, उनके पास कोई बचत ही नहीं है। एक धक्का आए तो वो पार हो जाते हैं। कुदरती आफतों का वो बोझ नहीं उठा सकते, और जो मईशत का बूम बस्ट है उसको वो सह नहीं सकते। देखिए, 4 बातें ये रिपोर्ट बताती है कि जो आपने बताया कि जिस तरीके से गुर्बत बढ़ी है, 1 करोड़ 30 लाख लोग इस अरसे में नए गरीब हुए, जो पहले गरीब नहीं थे। यानी 2015 तक गुर्बत पाकिस्तान में कम हो रही थी, 3% हर साल कम होती थी। 2015 से 2020 तक 1% कम होने लगी, और 2020 के बाद यह हुआ कि गुर्बत में इजाफा शुरू हो रहा है। मुसलसल गुर्बत बढ़ रही है। 1 करोड़ 30 लाख लोग मजीद गरीब हो गए। 4 बातें वो बताती है ऐसा क्यों हो रहा है जी।
पहली बात वो ये बताती है कि पैदावारी सलाहियत, लोग वहाँ काम कर रहे हैं जहाँ पैदावार कम है। ज़राअत की मिसाल इसलिए कि दुनिया भर में तरक्की का मॉडल ये होता है कि लोग ज़राअत छोड़कर इंडस्ट्री की तरफ आते हैं। जब तरक्की नहीं हो, इंडस्ट्री ना बढ़ रही हो, तालीम ना हो, तो फिर लोग ज़राअत से नहीं निकल सकते। तो वो पूरी तरक्की जो एक कन्वेयर बेल्ट है वो पूरी रुक जाती है। दूसरी बात क्या बताई है? अब देखें, दूसरी बात भी पॉलिटिकल इकोनॉमी की है कि इंसान पर इन्वेस्ट नहीं किया। पाकिस्तान ने तालीम पर, सेहत पर, हुनर पर इन्वेस्ट नहीं किया। तीसरी बात वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में एलीट कैप्चर है, अशराफिया की गिरफ्त में है इकोनॉमी। उसका क्या मतलब है कि जो मौके आते हैं और जो कौमी वसाइल होते हैं वो अवाम की तरफ नहीं जाते, वो अशराफिया की तरफ जाते हैं। तो तरक्की जो मिलती है वो अशराफिया को मिलती है, वो अवाम को नहीं मिलती। और चौथी बात उन्होंने क्या बताई है कि जो मैक्रो इकानमी है जी, यानी हुकूमतें जो मईशत संभालती हैं उसमें तबाही है, टैक्स का मसला है, एक्सपोर्ट्स नहीं है, बूम बस साइकिल है। और इस तमाम के ऊपर उन्होंने ऐड किया कि जो बड़े बड़े शॉक्स आए हैं। 2020 में कोविड आया और 2022 में महंगाई 40% तक जा पहुंची। तो ये कमर तोड़ चीज़ें हैं। अगर आपके पास अगर टाइम है तो मैं बता देता हूं उन्होंने 4 पाथवेज क्या बताए हैं। रिपोर्ट क्या बताती है कि क्या रास्ते हैं जिससे जी मैं मुख्तसर बता देता हूं। तो पहली चीज़ वो कहते हैं कि जो पीछे रहने वाले लोग हैं, जो पसमानदा इलाके हैं, उन पर इन्वेस्ट करें, इब्तदाई तालीम पर, हुनर पर, डिजिटल एजुकेशन पर। दूसरी बात, कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र दें। इसका मतलब ये है कि लोगों पर इस तरह पैसे दें कि कोई शर्त साथ में। उसका एक आसान एक मिसाल है कि बच्चियों को या गरीब इलाके में जो स्कूल हैं उन्हें एक टाइम का खाना दें। कंडीशनल इस वजह से हो गया कि स्कूल में पढ़ेगा तो खाना खाएगा। तीसरी चीज़, क्लाइमेट प्रूफ बनाएं अपने माशरे को। बहुत बड़ा जिन क्लाइमेट का सामने है। सही। और फिर चौथी चीज़ क्या है कि फिस्कल इंटरवेंशंस करें। तीसरी चीज़ ठीक हो गया कि आप ट्रांसफर्स का रास्ता बदलें। और आखिरी चीज़ ये है कि डेटा पर तवज्जो दें। डेटा पर तवज्जो देने का क्या मतलब? इसमें एक चीज़ छुपी हुई है, आखिर में मैं आपको बता दूं कि वो ये कह रहे हैं कि पेटनेज की बेस पर कौमी वसाइल को खर्च करना बंद करो, डेटा की ठीक हो गया ज़ैगम साहब। जहां तरक्की चाहिए, जो चीज़ चाहिए वहां लगाओ। इफ्तिखार साहब, वर्ल्ड बैंक आपको बता रहा है कि आप किस तरह की मईशत चला रहे थे, किस तरह चलनी चाहिए थी, आप कहाँ खड़े हैं, यहाँ से निकलने का रास्ता क्या है। मुल्क की तारीख भी बताती है और सियासत का असूल भी कि माशी हालात सियासत पर भी असरअंदाज होते हैं। एक तरफ हम सुन रहे हैं बड़े बड़े दावे दाखिला और खारजा पॉलिसी के, दूसरी तरफ कड़वे तल्ख माशी हकायक हैं। हुकूमत ज़रूरत से ज़्यादा पुरएतमाद है, सियासी कीमत अदा करना पड़ेगी या कोई हल निकाल लेगी? सियासी कीमत तो शायद फौरी तौर पे अदा ना करनी हो, लेकिन एक तवील अरसे के लिए अगर ये रवैया रहा तो फिर इसके नताइज बहुत भयानक हो सकते हैं। असल में जो हुकूमतों की डिलीवरी है ये भी एक बहुत अहम वजह है इस बेरोज़गारी की में इजाफे की। अभी हमारे दोस्त ने बताया कि टैक्स का निज़ाम भी हमारा ऐसा है कि हम टैक्स भी कलेक्ट नहीं कर पा रहे। हम ये बात तो करते हैं कि लोगों को तालीम दी जाए, बच्चों को स्कूलों में भेजा जाए, उनको खुराक दी जाए, उनको दूध दिया जाए, उनको दोपहर का खाना दिया जाए ताकि वो अट्रैक्ट हों और उधर जाएं। लेकिन सवाल है कि इन चीज़ों के लिए पैसा होगा तो ये सारी चीज़ें आएंगी ना। जब पैसा ही आपके पास नहीं है, आप टैक्स ही इकट्ठा करने की सलाहियत हर आने वाले दिन खो रहे हैं। और दूसरी बात जो ज़राअत की कर रहे हैं, ज़राअत बिल्कुल पिछले 3 साल से तबाही की तरफ जा चुकी है और लाभ आया है। इसके अभी नताइज निकलने हैं ज़राअत के हवाले से, और इसमें कितनी तबाही और पैदा होती है मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये एक बहुत खौफनाक वाक़या हुआ है जिसमें ज़राअत में उनकी हर चीज़ तबाह होगी, उनके घर बार, मवेशी, फसलें। ये भी शामिल नहीं है इस रिपोर्ट में जो अभी हम पर बीत रहा है? इसमें शामिल नहीं है। तो वो भी हमको फेस करना होगा। फिर ये बात बिल्कुल ठीक है कि पसमानदा इलाकों को तरक्की देनी चाहिए। इस किस्म के हुनर इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए जिनमें कम से कम पढ़ा लिखा इंसान भी कंट्रीब्यूट करके कुछ तो बनाए। ये बात बहुत अहम होगी है कि जो मज़दूर है उसकी मजदूरी भी उतनी उसको नहीं मिल रही, जो ये दिहाड़ीदार वर्कर्स हैं इतनी नहीं मिल रही कि वो आगे जाए।
اور آپ اپنی زمینوں کے اوپر جو فصلیں کاشت کرنے کے بجائے جو آپ بلڈنگوں کے لیے ان کو پلاٹوں کو رکھ رہے ہیں، وہ نہ تو کوئی پیسہ دے رہے ہیں، نہ ہی وہ جاب دے رہے ہیں، نہ ہی ان کی کوئی کنٹریبیوشن ہے. اس کی بھی ایک وجہ ہے، دیکھنا ہے کہ کیا ہوا کیا 2020 سے لے کے یکدم اتنا زیادہ ڈپ کیوں ہوئی. ایک وجہ تو نہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے سر کووڈ اور 22 کا سیلاب تو دو بڑی وجوہات دو ہو گئی نا، وہ دو ہی کہ بیٹے اس کے بعد تو پھر ریوائول. لیکن سر کوئی پہلے ہی کمزور ہو تو پھر وہ جھٹکا سہ نہیں سکتا نا. لیکن اس میں ہم اگر پہلے ہی ڈائریکشن ٹھیک نہیں چل رہی تھی کہ میکرو اکنامک کا استحکام لے کے آئیں، افراط زر کو کم کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آمدن میں اضافہ کریں، جو میں بار بار ٹیکس کی بات کر رہا ہوں. اور پھر یہ کہ سیاسی جو بحران ہے، اس بحران سے نکلنا ہوگا. جب تک سیاسی بحران سے نہیں نکلو گے، سرمایہ کاری نہیں ہوگی، صنعتیں نہیں لگیں گی، جابز نہیں آئیں گی، پیسہ نہیں آئے گا، تو غربت اور بڑھے گی اور خطے غربت سے ہم نیچے ہو جائیں گے. اور ایک بڑی خوفناک بحث جو شروع ہو گئی ہے پچھلے دنوں سے، وہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بارے میں. یہ بہت خوفناک چیز ہے. ہمیں اس کو پر غور کرنا ہوگا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے خط غربت کو نیچے گرنے سے لوگوں کو روکا تھا یا نہیں روکا تھا. تو یہ معاملہ اور اس کے ساتھ جو NFC ایوارڈ کی گفتگو کی جا رہی ہے، اس کو ریوائیو کیا جائے. تو یہ مشکلات اور آنے والی ہیں اور یہ پولیٹیکل ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ہمیں ان کو بھی ابھی سے اس کا راستہ نکالنا چاہیے تاکہ خط غربت سے گرنے والوں کا تعداد کم ہو سکے. ٹھیک. شہزاد صاحب، کیا غربت ہی نہیں، سیاست کو بھی بوجھ تلے دب کر قیمت ادا کرنا پڑے گی؟ دیکھیے، سیاست کو قیمت ادا ہر وقت کرنا پڑتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو اسٹرکچرل ڈیفیشنسیز ہیں آپ کی پورے نظام کے اندر، وہ اب آپ کو جسے کہتے ہیں اسٹیئرنگ ان دا فیس ہیں آپ کے سامنے. دو تین چیزیں اس میں چھپی ہوئی ہیں جو کہ نہیں ہم نے ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. ایک تو یہ کہ انہی جو فگرز جو آپ نے بتائے، اس کے اندر سے ایک فگر ایسا ہے جو کہ انتہائی خطرناک ہے، جس کا ذکر نہیں کیا جاتا، اور وہ یہ ہے کہ انتہائی غربت جو ہے اس کی شرح 5% سے 15% پہ جا پہنچی ہے. اچھا، یہ بہت ہی ایک پریشان کن عمل ہے جس کا کہ ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ ہمارے عوام کے اندر سے بھلے ہم 22% بولیں، 45 بولیں، جو بھی فکر آپ چننا چاہتے ہیں چن لیں، لیکن انتہائی غربت والوں کو بیچ میں ذرا علیحدہ کر کے چنیں اور ان کو دیکھیں کہ اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر کس قسم کی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، یا ان لوگوں کے لیے کیا مسائل ہو کیوں رہے ہیں. اس کی چیزیں بہت ساری بتا دی گئی. معاشی ناہمواری سب سے بڑی وجہ، یعنی گو کہ کہا جاتا ہے کہ کاغذوں کے اوپر تو آپ کا جو جنی کوفیشنٹ جو ہے وہ ایک میڈیم لیول کا آیا ہے، کوئی اتنا پریشان کن نہیں ہے. حقیقتاً جو نمبرز ہیں، جو سٹیٹس ہیں آپ کے، وہ ٹوٹلی شاید ڈفرینٹ ہوں گے. تو وہ جو حقیقی سٹیٹس جب تک آپ کے سامنے اسٹیٹسٹکس نہیں آتے، اس وقت تک آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کہ آپ کے معاشرے میں، معیشت میں کمزوریاں کیا ہیں. اچھا، دوسری بات، جہاں پہ آپ کی ابھی بھی 40% ایگریکلچر کے ساتھ آپ کی لیبر لگی ہوئی ہے، اس لیبر کو آپ نے پروڈکٹیو اور کس طریقے سے کتنا زیادہ کر سکے ہیں، تاکہ جب تک کوئی 40% آبادی جو کہ اس سے پروڈکشن سے زراعت کے ساتھ آپ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، زراعت کے ساتھ اگر پروڈکشن بہتر نہیں ہوگی تو ان کے حالات زندگی بہتر نہیں ہوں گے. اس کی وجہ سے 40% جو کہ سروسز میں ہے، خدمات کے شعبے میں، اس لیے خدمات کے شعبے میں ہے کہ یہ اشرافیہ جو کہ مضبوط سے مضبوط تر ہو رہی ہے اس کو سرو کرتے ہیں. تو اس لیے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ لوگ ہر چیز چھوڑ کے، انڈسٹری اور پروڈکشن کو چھوڑ کے اب سروسز میں جا رہے ہیں. اب سروسز کی بھی کوالٹی ہے مختلف قسم کی، لیکن یہ خدمات جو ہیں یہ آپ اشرافیہ ایک ٹاپ ٹیئر کے لیے معاشرے کی، آپ یہ اس لیے آپ کو اس میں بڑھاوا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، آج کل کی ماڈرن اکانومیز میں یہ سروسز کا نمبر بہت ہوتا ہے، بینکنگ ہے، اس کے اندر ہاسپٹلز ہیں وغیرہ وغیرہ، سب کچھ ہے اس میں شامل ہوتا ہے. لیکن ادھر یہ دھیان کرنا ہے کہ کون کون سی جگہوں پہ زیادہ آپ کی ہو رہی ہیں، اور جو پروڈکٹیو قسم کے ایلیمنٹس ہیں وہاں پہ کتنا آپ سروسز کے اندر بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو آپ نے ذکر کیا وہ انڈسٹریز کے اندر، دیکھیے جب تک ہمارا سرمایہ کار خود بڑھ کے ان مشکل حالات میں آگے نہیں بڑھے گا. یہ فلڈز کا ذکر کیا افتخار صاحب نے، اس مشکل سے بچنے کا طریقہ کیا تھا؟ ایک کلیکٹیو ایفرٹ. کلیکٹیو ایفرٹ کیا ہے؟ چیریٹیز آپ ویسے تو ہر وقت لے کے دنیا میں ادھر گھوم رہے ہیں، آئی ایم شیور ابھی بھی کر رہے ہوں گے، لیکن چیریٹیز کے ساتھ ساتھ جو آپ کا سرمایہ دار ہے اس کو میدان میں آنا چاہیے. اور اس وقت ملک کے اندر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، ان لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے. یہ تمام کام کریں وہ لوگ جو کہ منافع کے لیے اور منافع خوری کے لیے پالیسیز تو گورنمنٹ سے بنوا لیتے ہیں، لیکن جب مشکل وقت آتا ہے تو اس قوم کو اور اس ملک کو بالکل اکیلے چھوڑ دیتے ہیں. اور فائنلی ایک چیز، کہاں پہ سیاستدانوں کی
بدقسمتی سے گردن ہمیشہ پکڑی جاتی ہے، اس کا تعلق پالیسیز سے ہے۔ پالیسیز جب وہ، اور پالیسیز کا مطلب ہوتا ہے معاشی پالیسیز، ایسا انفراسٹرکچر بنائیں جو کہ انفراسٹرکچر گروتھ کی طرف لے کے جائے۔ جب آپ وہ انفراسٹرکچر اور وہ پالیسیز یا وہ انسینٹیوز نہیں دیتے، انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں کرتے، تو پھر وہ اکانومی کی، وہ جو انڈسٹری کی جو ہوتی ہے، جس نشو و نما ہوتی ہے، وہ نہیں ہو پاتی۔ اس سے پھر نوکریاں نہیں بنتی، نوکریاں نہیں بنتی تو آپ کے لوگ غریبی کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ کمبینیشن ہے ان تمام چیزوں کا۔ پاکستان فائنلی ایک پوائنٹ، پاکستان اس سائیکل میں گھس چکا ہے جو کہ ڈیٹ کا سائیکل ہے، قرض کا سائیکل ہے، جس میں سے نکلتے نکلتے میرا خیال ہے بہت ہی امپاسبل ہو چکا ہوا ہے۔ اور جب تک پروڈکشن نہیں ہوگی ہم اپنا قرض اتار نہیں سکتے، اور قرض اور لیتے رہیں گے، اور غریب تک وہ پیسہ نہیں پہنچے گا، بلکہ فضول کاموں میں ضائع ہوتا رہے گا، جس میں کرپشن بھی شامل ہے۔ درست۔